dramatic intro. बच्चों नमस्कार। आइए हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से एक नई कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है उषा और इसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। तो आइए शमशेर बहादुर सिंह जी की इस कविता का सबसे पहले वाचन कर लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस कविता को लिखने में नए नए बिंबों, उपमानों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। बिंब आप लोगों के लिए नया हो सकता है, इसलिए चलिए देखते हैं सबसे पहले बिंब क्या है। बच्चों, बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमेज यानी कोई व्यक्ति जब शब्दों के माध्यम से आपको कुछ बोलता है तो उसके बारे में एक इमेज बन जाता है, और ये इमेज आपके मन मस्तिष्क में बनता है। ऐसे ही कल्पना के माध्यम से मन मस्तिष्क में बनना ही इमेज है, वही बिंब है। तो बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। कोई चीज किसी के बारे में बोलना चाह रहा है, कोई वर्णन कर रहा है, जो दृश्य है उसको जब हम शब्दों के माध्यम से जब सुनते हैं तो हमारे मानस पटल पर एक दृश्य बन जाता है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिक अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया कल्पना के द्वारा हमारे ऐन्द्रिक अनुभव से निर्मित होता है। यानी जिस चित्र के बारे में वर्णन किया जाता है शब्दों के माध्यम से, हम वहां उपस्थित नहीं रहते, लेकिन शब्दों के माध्यम से जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो भगवान ने दिया, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम एहसास करते हैं कि हाँ ये दृश्य ऐसा होगा, तो वही बिंब है जो हमारे मन के अंदर एक साकार रूप बन जाता है। तो बिंब मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऐन्द्रिक बिंब, काल्पनिक बिंब और प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। इनमें से सबसे जो मुख्य है, प्रधान है, वो है ऐन्द्रिक बिंब है। इस ऐन्द्रिक बिंब के 5 प्रकार हैं, ज्यादातर इसी का प्रयोग होता है। दृश्य बिंब, बच्चों किसी चीज को देखकर कवि शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन किया है जिसको लगता है कि हम उस दृश्य को देख रहे हैं, और देखने के एहसास से जब उसका रूप बनता है तो उसे कहा जाता है दृश्य बिंब। जैसे गुलाब का वर्णन किया, गुलाब की लालिमा का वर्णन किया, और हमको लगा कि हम उसको देख रहे हैं आंख के माध्यम से, तो वो दृश्य बिंब है। श्रव्य बिंब या नाद बिंब, यानी जब हम उसको कान से सुनते हैं या कान से सुनने का एहसास होता है, जैसे कि कोई साइकिल चलाता हुआ बच्चा घंटी को बजा रहा है, तो घंटी को बजा रहा है, इससे हमें ऐसा एहसास होने लग रहा है कि बच्चा जो है घंटी बजा रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, तो वो है श्रव्य बिंब। तीसरा है स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब मतलब कवि शब्द चित्र के माध्यम से इस तरह से वर्णन करता है कि हम उसको छू रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम छू रहे हैं, और छूने से हमें एहसास हो रहा है कि वो कोमल है या कठोर है। तो इससे हमको जो एहसास होता है, उसके बाद जो रूप बनता है, तो स्पर्श बिंब कहलाता है। और घ्रातव्य बिंब, घ्रातव्य बिंब मतलब मान लीजिए फूलों की सुगंध के बारे में शब्द चित्र से बताता है, शब्दों के माध्यम से ऐसे चित्रित करता है कवि कि सुगंध आ रहा है, खुशबू आ रही है, तो हमको लगता है कि हाँ हम उसको नाक से सूंघ रहे हैं और उसका इस प्रकार से गंध है, तो ये घ्रातव्य बिंब है। और आस्वाद बिंब, आस्वाद बिंब कहने का मतलब है कवि शब्दों के माध्यम से मान लीजिए इमली के खट्टेपन का या किसी चीज के मीठेपन का ऐसे वर्णन करता है कि हमको लगता है कि हाँ इसको हम टेस्ट करके जान पा रहे हैं, ऐसा एक एहसास होता है। तो ये जो है आस्वाद बिंब कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों बिंब 5 प्रकार
के होते हैं। दृश्य बिंब, जो आंख से देखने पे ऐसा लगता है कि हाँ एहसास कर रहे हैं। श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रातव्य बिंब और आस्वाद बिंब। तो इस पाठ में शमशेर बहादुर सिंह जी ने ऐसे बिंबों का प्रयोग किया है, इस प्रकार से वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि हम सुबह को देख रहे हैं। हमारे मानस पटल पर एक चित्र बनता है सुबह का। तो आइए इन पहले कवि की इन 4 पंक्तियों को पहले समझ लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रात नभ था, यानी प्रातः काल का आकाश, नभ मतलब आकाश था, बहुत नीला शंख जैसे। वो आकाश, ये आकाश जो है किसके समान था? नीले शंख के समान नीला लिया हुआ था, नीलापन लिया हुआ था। भोर का नभ, जो सुबह यानी प्रभात का जो नभ था, प्रभात के नभ की जो सफेदी थी, वो नीलेपन यानी शंख के नीलेपन की तरह थी, यानी नीलापन जो है शंख के समान था। अब देखिए, शंख से तुलना करना, इसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि सुबह का जो दृश्य, सुबह का जो समय है, वो बहुत ही पवित्र था और इस प्रकार से आकाश नीला था। राख से लिपा हुआ चौका। अब देखिए दूसरे उसने उपमान दिया है, राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका, आप ग्रामीण जीवन शैली में आप देखते होंगे कि घर घर में औरतें जो है सुबह उठती हैं और सुबह उठ करके सबसे पहले रसोई घर में चौके को साफ करती हैं। तो ऐसे ही आकाश में जो गीलापन था सुबह सुबह का, वो ऐसा मालूम हो रहा था, ऐसे लग रहा था मानो अभी अभी, अभी अभी उसे लीपा गया हो। ये आकाश ना हो करके, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो सुबह सुबह घर की गृहिणी जैसे चौके को लिपी हुई है। और इसका कारण ये था बच्चों कि सुबह जो है आकाश में गीलापन होता है। आप सवेरे कभी उठकर देखिएगा, गीलापन और ओस की बूंदें, जिसके कारण आकाश में नमी होती है। तो इस प्रकार से सुबह के जो दृश्य है, आकाश के नीलापन को कवि ने शंख से तुलना किया है और उस इस शंख से तुलना करने के में उसकी पवित्रता का एहसास कवि ने दिलाया है। और दूसरा जो गीलापन है, नमी है, उसको दिखाने के लिए बहुत ही सुंदर बिंब का प्रयोग किया है। ये बिंब है राख से लिपा हुआ चौका। देखिए, जब सुबह होता है तो सुबह जो है सूर्य जब उदय होने को होता है प्रभात के समय, तो आकाश में थोड़ा सा सफेदी आ जाता है, सफेदी। उसको सफेदी को उसने कवि ने किससे जोड़ा है? ग्रामीण जीवन शैली में जिस प्रकार से घर की गृहिणी राख से लिपती है, तो जो सफेदीपन आता है और गीलापन आता है, उससे कवि ने जोड़कर इसको समझाने का प्रयास किया है। तो बहुत ही सुंदर पंक्ति है। अब इसमें आप विशेष लिख सकते हैं, शंख जैसे, शंख जैसे में और राख से लिपा हुआ में उपमा अलंकार है। ठीक है, शंख जैसे, शंख से तुलना किया और राख से लिपा हुआ, तो आकाश को जो है कवि ने शंख जैसे नीलापन, शंख से तुलना किया और इस राख से लिपे हुए से तुलना किया, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसमें आप लिख सकते हैं, ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया है। आइए हम इसके दूसरी पंक्ति को देख लेते हैं। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बच्चों, बहुत काली सील जरा से, आप तो सील देखे होंगे, घर घर में सील होता है, सील का रंग जो है काला होता है। तो काली सील, सील स्त्रीलिंग इसलिए यहाँ पर काली, तो काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। कभी आप सुबह सुबह जब उठ कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रात, माने जब सुबह होने को रहता है तो आकाश में थोड़ा अंधेरा रहता है। अंधेरा यानी उसे काली सील। देखिए, धरा पर किस प्रकार से जन जीवन रहता है, जन जीवन किस प्रकार से चीजों का उपयोग करता है, जिससे लोगों का जुड़ाव होता है, वहां उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कवि सुबह को
कि बहुत काली सील जरा से, रात का समय और सुबह जब होने को होता है तो आकाश में कालिमा रहती है, और सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो इस सील में जब केसर जो लाल रंग का होता है, लाल केसर को धो देने के बाद, पीसने के बाद उसको धो देंगे, तो सील में जिस प्रकार से उस कालिमा में लालिमा का मिलावट, हल्का हल्का लालपन, यानी लालिमा जो दिखाई देगी, आकाश में उसी प्रकार का रूप वहां पर दिखाई दे रहा है। यानी सूर्योदय होने को है, तो उससे पहले सूर्य जब निकल रहा है तो थोड़ा सा उस कालिमा में लालिमा का मिश्रण है। और इसको समझाने के लिए कवि ने बिंब दिया है, काली सील में थोड़ा सा केसर को पीसने के बाद जब उसको हम धो देंगे तो जो लालिमा उसमें झलक कर आएगी वही आकाश में दिखाई दे रहा है। दूसरा कवि रूपायित किया है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। देखो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चे जो है जब पढ़ने जाते हैं तो स्लेट वो रखते हैं। स्लेट क्या, कौन से रंग का होता है? काले रंग का। तो काले रंग में, काले रंग के स्लेट पर मानो ऐसा लग रहा है आकाश, आकाश हल्का हल्का काला है, तो उस काले आकाश में कोई बच्चा मानो लाल रंग के खड़िया चाक, खड़िया मतलब होता है, खड़िया चाक यानी चाक, ठीक है, और लाल रंग के चाक को मानो मल दिया हो। माने हल्का हल्का जो लालिमा दिख रहा है, उस कालिमा के साथ लालिमा, उसको दिखाने के लिए कवि ने सबसे पहले सील से तुलना किया है यहाँ पर, और उसके बाद इस स्लेट से किया है। ठीक है, तो बच्चों इसमें तुम लिख सकते हो, काली सील जरा से स्लेट पर, या इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, काली सील जरा से, काली सील, ठीक है, जरा से लाल केसर, मानो ऐसा लगता है, मानो शब्द आया, ठीक है, जरा लाल केसर से धुल गई हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने, मानो ऐसा लग रहा है कि आकाश जो लाल रंग का है, स्लेट के समान है, ठीक है, उसमें किसी ने लाल रंग का चाक मल दिया हो, तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और काली सील में अनुप्रास अलंकार है, काली सील यानी ल की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, अंतिम पंक्ति बहुत सुंदर वर्णन कवि का, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि नील जल में, नील जल यानी नीले जल में, या किसी की गौर झिलमिल दे। देखो सूर्योदय के समय का जो सुंदर वर्णन है कवि करते हुए कहते हैं, उस वर्णन, इस सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, आकाश का नीलापन को देखकर कहते हैं कि आकाश इतना सुंदर नीला है, और वहां पर जो सूर्य जो निकल रहा है उसकी जो सफेद प्रकाश अब फैलने लगी है, तो ऐसा लगता है मानो कोई सुंदर युवती, गौर वर्ण की युवती नीले जल में स्नान कर रही हो, नीले जल में डुबकी लगा रही हो, जिससे उसका जो देह का जो रूप है, सुंदरता है, वो झिलमिल कर रही है, वह निखर कर आ रही है। तो यहाँ पर नील जल में यानी नीले आकाश को देखकर कवि किससे तुलना करता है? जल से। मानो कोई नीला जल हो और सूर्य का जो प्रकाश है वो सफेद रंग है, तो उसे युवती से तुलना करते हुए कहते हैं कि युवती जो है उस नीले जल में डुबकी लगाई हुई है, स्नान कर रही है, तो उसका जो देह है, उसकी जो सुंदरता है, वो चमक रही है। इस प्रकार से सुबह का सुंदर दृश्य यहाँ पर बन रहा है, उसे इस प्रकार कवि वर्णन करते हैं और कहते हैं, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं कि इतना जो पल पल परिवर्तित सुंदरता है, जैसे सूर्योदय होने को होता है तो जादू, जादू कहने का मतलब एक से एक जो सुंदरता है, ये सुंदरता धीरे धीरे अब खत्म हो जाता है, जादू टूटता है। जादू यानी कि जो सुंदरता है, पल पल परिवर्तित
होने वाला, मन को मोहित कर देने वाला जो सुंदरता है, उषा की, भोर के समय का, जैसे ही सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य का जब उदय होने जा रहा है, तब ये सारी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस प्रकार से बच्चों, आप इस कविता का अर्थ लिख सकते हैं और साथ ही इस कविता की विशेष काव्य सौंदर्य आप लिख सकते हैं। नील जल, नील जल और जैसे हिल रही हो में उपमा अलंकार है। नील जल यानी मानो आकाश नीला जल हो, मानो, तो नील जल से रूपायित किया। जैसे हिल रही हो, जैसे शब्द आया जैसे हिल रही हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल, नील जल और हो रहा है, तो नील ल ल की आवृत्ति और यहाँ पर ह की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसमें दृश्य बिंब है और चूंकि यहाँ पर प्रेम की मतलब सुंदरता का वर्णन किया है, इसलिए माधुर्य गुण है और मुक्तक छंद है, मुक्त छंद में लिखा गया है। इस तरह से बच्चों आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। मुझे आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।